Hi student, this is lecture 7 part 3 in which we have to discuss about the strategy involved in the regulation of auxin responsive genes. The way that auxin control the direction and pattern of plant growth is unlikely any mechanism observed in animals. Auxin is generally indole 3-acetic acid. Figure 15.86 में हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि दिस इज ये फिगर ए में आपको नजर आ रहा है कि ये इंडोल एसिटिक एसिड है बेसिकली जिसको ऑक्सिन कहा जाता है। रेगुलेटेड पोजीशनिंग ऑफ ऑक्सिन ट्रांसपोर्टर्स पैटर्न प्लांट ग्रोथ। ऑक्सिन बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस। ऑक्सिन जो बाइंड करता है न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके सिग्नल ट्रांसडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। एंड व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन? इट मेन फंक्शन इज to help the plant to grow toward light as well as grow upward rather than branch out and grow their roots down। ये ऑक्सिन के मेन रोल है। उसके अलावा इट आल्सो रेगुलेट्स ऑर्गन इनिशिएशन एंड पोजीशनिंग एंड हेल्प्स प्लांट फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स कि ऑर्गन की इनिशिएशन में इनिशिएट करने में की पोजीशनिंग में और प्लांट फ्लावर में और फ्रूट की जो बियरिंग है उसमें ऑक्सिन रोल प्ले करता है। Like ethylene, it influences gene expression by controlling the degradation of gene regulatory protein in nucleus। जैसे कि इथाइलिन में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 7 के पार्ट 2 में, सेम इसी तरह ये जो ऑक्सिन भी इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को बाय कंट्रोलिंग द डिग्रेडेशन ऑफ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन कि जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं उनकी जो डिग्रेडेशन के थ्रू इसको ये एक्सप्रेस करता है, उसको कंट्रोल करता है। But instead of blocking the ubiquitination and degradation of gene regulatory protein required for the expression of auxin-responsive gene, it stimulates the ubiquitination and degradation of repressor proteins that block the transcription of these genes in unstimulated cell। तो इसका मतलब ये हुआ कि but instead of blocking the ubiquitination and degradation of gene regulatory protein कि जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है उसकी ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन एक्सप्रेशन के लिए उनकी ब्लॉकेज की या और डिग्रेडेशन के बजाय ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट यूबिक्यूटिलेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है उसकी यूबिक्यूटिलेशन कर देते हैं, उसकी डिग्रेडेशन होती है प्रोटियोसोम्स में जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। हम डायग्राम में देखते हैं 15.86 में 50.86 के बी में अगर देखते हैं कि जैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन, ये बेसिकली आपको येलो नजर आ रहा है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर कि ये जो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है इसे ऑक्स या IAA कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, और ये ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर आपको रेड में नजर आ रहा है ARF। जैसे ही जब ऑक्सिन मौजूद नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर ऑक्सिन रिप्रेशन फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है, उसकी वजह से ऑक्सिन जो टारगेट जीन है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वाइल इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, जब ऑक्सिन की प्रेजेंस हम देखते हैं इस फिगर सी में कि ऑक्सिन की प्रेजेंस में जो मेन रोल प्ले करता है वो ऑक्सिन रिसेप्टर प्रोटीन्स प्ले करते हैं। ये आपको ब्लू भी नजर आ रहा है, ये ऑक्सिन रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं और ये जो ऑक्सिन रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही ऑक्सिन प्रेजेंट होता है वो आके इस न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सिन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जैसे ही बाइंड करता है और बाइंड होने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर्स हैं वो जब इसके साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है, उस कम्प्लेक्स को कहते हैं यूबीक्यूटिन लाइगेज कम्प्लेक्स। ये आपको नजर आ रहा है यूबीक्यूटिन लाइगेज कम्प्लेक्स। तो यूबीक्यूटिन लाइगेज कम्प्लेक्स बेसिकली क्या करता है कि जब ऑक्सिन उसके साथ बाइंड कर जाता है तो जो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर है, ये येलो में आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर आक्स है या IAA है, उसकी यूबी कटेलेशन करता है और डिग्रेडेशन कर देता है प्रोटियोसोम्स के अंदर। इस ऑक्सिन रिप्रेसर की यूबी कटेलेशन और डिग्रेडेशन कर देता है जिसकी वजह से ये यहाँ से डिग्रेड होकर आपको नजर आ कि ये जो ऑक्सिन ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर है जो उसको रिप्रेस करता है वो डिग्रेड हो जाता है। इस तरह जो ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर रेड में है ये ARF है, ये इनएक्टिव के बजाय एक्टिव हो जाता है। जैसे ये एक्टिव होता है ऑक्सिन
की प्रेजेंस की वजह से तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑक्सिन टारगेट जीन होते हैं, जो ऑक्सिन टारगेट जीन है उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह ये सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन में। इस तरह इसका जो मैकेनिज्म है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, वैसे रेगुलेट होता है। ऑक्सिन इज यूनिक इन द वे दैट इज ट्रांसपोर्टेड। ये बहुत डिफरेंट है, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है बाकी हार्मोन से, जो प्लांट्स हार्मोन से उनसे डिफरेंट है। अनलाइक एनिमल हार्मोन विच आर यूजुअली secreted by specific endocrine organ and transported to target cell via circulatory system, कि जैसे हमें पता है कि जो एनिमल हार्मोन है उन्हें स्पेसिफिक इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन जो ऑर्गन्स होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, वो सिक्रीट करते हैं और वो फिर सिक्रीशन के बाद उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है स्पेसिफिक टारगेट सेल में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। ऑक्सीजन हैज इट्स ओन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एनिमल के हार्मोन की तरह ये बिहेव नहीं करता। जो ऑक्सीजन है इसका अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। Specific plasma membrane bound influx transporter protein and efflux transporter protein move oxygen into and out of plant cell respectively. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती हैं। एक इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो उसकी इनसाइड मूवमेंट में, और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो उसकी आउटसाइड मूवमेंट में कंट्रोल मैकेनिज्म में इसको रोल प्ले करती है। Distinct genes family encode the influx transporters and efflux transporters, and the two families of proteins are regulated independently. ये जो इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हैं और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको स्पेसिफिक जो बहुत सारी जीन फैमिलीज हैं जो इनकोड करती हैं, और जो दोनों ही जो डिफरेंट जो फैमिलीज इन दोनों प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स को इंडिपेंडेंटली रेगुलेट करती हैं। उनकी जो मूवमेंट है उनको स्पेसिफिकली रेगुलेशन के मैकेनिज्म में स्पेसिफिकली उसको रेगुलेट करती हैं। द इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ पिन प्रोटीन्स। जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो पिन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, एंड सेल्स कैन डिस्ट्रीब्यूट देम एसिमेट्रिकली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मेक द इफ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्शनल। और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है, जो इफ्लक्स है, वो एक खास डायरेक्शन में हो। मिसाल के तौर पर a row of cells with their oxygen efflux transporter confined to the basal plasma membrane will transport oxygen from the top of the plant to the bottom। कि जो बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बेसल साइड है वहां पे जो एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर कन्फाइंड होते हैं, पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द प्लांट। In some regions of the plant, the localization of the oxygen transporters and therefore the direction of oxygen flow is highly dynamic and regulated। जो प्लांट के कुछ हिस्से होते हैं उनमें ऑक्सीजन के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो मौजूदगी है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। उसकी जो वो स्पेसिफिक होने की वजह से जो ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है वो डायरेक्शनली रेगुलेटेड होती है, कि उनकी वो डायरेक्शन है, उसका जो फ्लो है वो हाईली रेगुलेटेड होती है। A cell can rapidly redistribute transporter by controlling the traffic of vesicles containing them। तो कोई भी जो सेल है, प्लांट सेल है, वो इन ट्रांसपोर्टर्स को खुद ब खुद रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो वेजिकल्स हैं उनकी जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करके इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मिसाल के तौर पर द ऑक्सीजन एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स नॉर्मली रिसाइकिल बिटवीन इंट्रासेलुलर वेजिकल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि इनकी जो ऑक्सीजन एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स है इनकी जो नॉर्मली रिसाइकलिंग होती है वो इंट्रासेलुलर वेजिकल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर वेजिकल के दरमियान इनकी रिसाइकलिंग होती है। A cell can redistribute these transporter on its surface। ये सेल इन ट्रांसपोर्टर्स को अपनी सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय इनहिबिटिंग देयर इंडोसाइटोसिस इन वन डोमेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपनी एक डोमेन में इंडोसाइटोसिस को प्रिवेंट करके, इनहिबिट करके ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से काजिंग द ट्रांसपोर्टर टू एक्यूमुलेट देयर, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। One example occur in roots where gravity influences the direction of growth।
यही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें जो एक एग्जांपल्स है हम रूट में कंसिडर करते हैं, जहाँ पे ग्रेविटी इनकी मूवमेंट में रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स एंड रूट ग्रेविटिज्म, ये हम इस फिगर 15.1587 में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ग्रेविटी कैसे रोल प्ले करती है। ये डायग्राम फिगर ए में आप देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये ब्लू में ग्रेविटी नजर आ रही है, तो रूट कैप है। बेसिकली इस रूट कैप में जो सेल्स होते हैं जो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपको येलो रूट कैप नजर आ रही है, ठीक है। ये ग्रे एपिडर्मिस है और उसमें ये एपिडर्मिस है ग्रीन में, और इसके वास्कुलर टिश्यूज हैं। जैसे ही बी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रूट डिस्प्लेड थ्रू 90 डिग्री, जैसे रूट डिस्प्लेस्ड होती है 90 डिग्री से, तो सेल्स इन द सेंटर ऑफ रूट केप रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ये में आप देख रहे हैं कि जो रेड में जो सेल्स में जो रूट केप है, सेल्स इन द सेंटर ऑफ रूट केप रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट सी में हम देखते हैं कि उसके बाद ये होता है कि जो ये जो ग्रीन में आपको एपिडर्मल सेल नजर आ रही है, इनिबिशन ऑफ एपिडर्मल सेल इलोंगेशन इन दिस रीजन रिस्टोर्स डाउनवर्ड ग्रोथ। कि जो एपिडर्मल सेल की जो इलोंगेशन है वो इनहिबिट हो जाती है, उसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो डाउनवर्ड ग्रोथ है दोबारा वो रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। इस तरह ये जो ग्रेविटी है, ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करता है उस ग्रेविटीइज्म में भी, अपना ग्रेवियोट्रोपिज्म में अपना प्रॉपर रोल प्ले करता है। फिगर डी में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन इनहिबिट एपिडर्मल सेल इलोंगेशन ऑन डाउनवर्ड साइड ऑफ रूट। ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, ये इनहिबिट करता है एपिडर्मल सेल्स को, इनकी इलोंगेशन को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड साइड ऑफ रूट वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रीओरिएंटेशन ऑफ ऑक्सीजन एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर इन सेंटर ऑफ रूट के, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रीओरिएंट और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनकी ओरिएंटेशन दोबारा सेट होती है एफ्लक्स ट्रांसपोर्टर की रूट कैप के सेंटर में, डायरेक्ट्स ऑक्सीजन टू डाउनवर्ड साइड ऑफ द रूट। या ग्रीन एरो आप देख रहे हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो ट्रांसपोर्टर की वो डाउनवर्ड हो गई है उसकी मूवमेंट में, ताकि वो अपना प्रॉपर उसको कंसिडर कर सके। ये तो था ऑक्सीजन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फाइटोक्रोम्स के बारे में। Phytochromes detect red light and cryptochromes detect blue lights. Plant development is greatly influenced by environmental condition. प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे बहुत डिपेंड करती है। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन व्हेन कंडीशन बिकम अनफेवरेबल। ये हमें पता है जैसे कि एनिमल्स की तरह, जैसे ही प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो वो मूव नहीं कर सकता, वो लोकोमोट नहीं कर सकता अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। सो दे हैव टू अडॉप्ट और दे डाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी है कि प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए या तो अडॉप्ट करें, और अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो दे विल बी डाई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट इज लाइट। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइट है, और वो लाइट जो लाइट है दैट इज रिक्वायर्ड एज एनर्जी सोर्स, एक तो एनर्जी सोर्स के तौर पे चाहिए, एंड इज अ मेजर रोल थ्रू आउट देयर इंटायर लाइफ साइकिल। एक तो एनर्जी सोर्स के तौर पर फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करती है लाइट, और उसके साथ साथ इट प्ले अ मेजर रोल थ्रू द इंटायर लाइफ साइकिल। इंटायर लाइफ साइकिल, प्लांट की पूरे लाइफ साइकिल में इसका प्रॉपर रोल होता है। जैसे कि लाइट रिक्वायर होती है फॉर जर्मिनेशन, प्लांट की जर्मिनेशन में, थ्रू सीडलिंग डेवलपमेंट, सीडलिंग के डेवलपमेंट में, और उसके साथ साथ फ्लावरिंग में और उसकी सेनेसिस में भी लाइट का प्रॉपर रोल होता है। सो प्लांट दस इवोल्व अ लार्ज सेट ऑफ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन टू मॉनिटर द, इसलिए प्लांट ने खुद ब खुद एवोल्यूशन किया, अपने आप को इवोल्व किया, अडॉप्ट किया है टू लार्ज सेट ऑफ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। उसने अपने अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन को इवॉल्व की है टू मॉनिटर द क्वांटिटी, ताकि जो उनको क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो लाइट की उसको भी मॉनिटर कर सके, क्वालिटी को मॉनिटर कर सके, उस लाइट की डायरेक्शन की मॉनिटरिंग हो सके, और उसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी मॉनिटर हो सकते। दीज आर अन यूजली रेफर टू एज फोटो रिसेप्टर। तो प्लांट्स के अंदर वो लाइट सेट ऑफ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जो प्रोटीन्स हैं जो लाइट को सेंस करती हैं, नॉर्मली उनको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। However, because the term photoreceptor is also used for light sensitive cells in the animal retina,
फोटो रिसेप्टर्स जो टर्म है, ये एनिमल्स के अंदर लाइट सेंसिटिव जो सेल्स एनिमल्स में जो आई के अंदर रेटिना होता है उसमें पाया जाता है, उसको भी फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ टर्म फोटो रिसेप्टर के बजाय प्लांट के लिए हम फोटो प्रोटीन यूज करेंगे। सो ऑल फोटो प्रोटीन सेंस लाइट बाय मींस ऑफ covalently attached लाइट absorbing क्रोमोफोर। जितनी भी फोटो प्रोटीन्स हैं वो लाइट को सेंस करती हैं उनके अंदर जो लाइट एब्जॉर्बिंग जो क्रोमोफोर होता है उसके थ्रू, विच चेंजेस इट्स शेप इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जैसे जैसे वो अपनी शेप चेंज करते हैं लाइट की रिस्पॉन्स में, एंड देन इंड्यूस अ चेंज इन द प्रोटीन कन्फर्मेशन, और उस चेंज की वजह से उनकी जो प्रोटीन कन्फर्मेशन होती है उसकी जो शेप होती है वो भी चेंज होती है। द बेस्ट नाउन प्लांट photoproteins are the phytochromes, which are present in all plants and in some algae but are absent in animals। आज तक जो सबसे ज्यादा जो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन या फोटो प्रोटीन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको फाइटोक्रोम्स कहते हैं, जो ऑलमोस्ट तमाम पौधों में पाए जाते हैं और कुछ अल्जी में पाए जाते हैं, लेकिन फाइटोक्रोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, दीज आर डायमेरिक cytoplasmic serine threonine kinases which respond differentially and reversibly to red and far red light। बेसिकली ये डायमेरिक होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में सेरीन थ्योरीन काइनेजेस होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंशियली और रिवर्सिबली। रेड और फार रेड लाइट को ये रिस्पॉन्ड करते हैं रिवर्सिबली और डिफरेंशियली। Whereas red light usually activate the kinase activity of phytochrome। जैसे हमें पता है कि फाइटोक्रोम काइनेज एक्टिविटी पे रोल प्ले करता है, डिपेंड करता है। तो रेड लाइट जो एक्टिवेट करती है फाइटोक्रोम की काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करती है, जबकि फार रेड लाइट फाइटोक्रोम की काइनेज एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करती है, स्टॉप कर देती है। जब रेड लाइट पड़ती है, when activated by red light the phytochrome is thought to phosphorylate itself। तो जैसे रेड लाइट पड़ती है तो फाइटोक्रोम खुद अपने आप को इट सेल्फ फास्फोराइलेट कर देता है, एंड देन टू फास्फोराइलेट वन और मोर अदर प्रोटीन इन द सेल। और जब खुद फास्फोराइलेट हो जाता है तो उसके बाद एक या एक से ज्यादा और प्रोटीन को भी सेल के अंदर फास्फोराइलेट करता है। इन सम लाइट रिस्पॉन्सेज द एक्टिवेटेड फाइटोक्रोम ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। कुछ लाइट के रिस्पॉन्सेज में क्या करता है, ये जो फाइटोक्रोम न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाता है, वेर इट एक्टिवेट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन टू अल्टर जीन ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट होता है वहां पे जाके अंदर जो स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको चेंज कर देता है और उसको वहां से रेगुलेट करता है। फिगर 15.88 में हम देखते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है। A current view of one way in which phytochrome mediate a light response in plant cell। ये आप देख रहे हैं कि ये डायमेरिक फाइटोक्रोम है, इनएक्टिव फाइटोक्रोम प्रोटीन पाया जाता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है बाय रेड लाइट, ये रेड लाइट जैसे इस प्रोटीन पे एक्टिवेट होती है, इस फाइटोक्रोम को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करता है, तो लाइट इंड्यूस ऑटो फास्फोरिलेशन एंड एक्टिवेशन। जैसे ही लाइट इंड्यूस करती है उसकी ऑटो फास्फोरिलेशन करती है और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में ये फॉस्फेट आयन हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो फाइटोक्रोम है इसकी काइनेज एक्टिविटी एक्टिव हो गई है। वो कैसे एक्टिव हुई है कि उसकी ऑटो फास्फोराइलेशन हो गई है। उसकी फास्फोराइलेशन होने के बाद ये जो फाइटोक्रोम है ये ट्रांसलोकेट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट हुआ है, इसकी ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही ये मूव करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इट एक्टिवेट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन टू स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रेड लाइट रिस्पॉन्सिव जीन। ठीक है, ये एक्टिव जीन रेगुलेटरी प्रोटीन हमें नजर आ रहा है। तो ये जो एक्टिव फाइटोक्रोम है, ये जो जीन स्टिमुलेट करता है रेड लाइट जो रिस्पॉन्सिव जीन है उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको स्टार्ट कर देता है। इस तरह ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रेड लाइट रिस्पॉन्स जीन उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ये तो रेगुलेटरी जीन प्रोटीन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा in other cases the activated phytochrome activates a latent gene regulatory protein in the cytoplasm। बजाय इसके कि वो न्यूक्लियस में जाके स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करे, दूसरे केसेस में क्या करता है
फाइटोक्रोम लेटेंट जीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, विच देन ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस टू रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो बाद में उनकी जो एक्टिवेशन है वो सिग्नल ट्रांसड्यूस करती है, उनकी जो ट्रांसलोकेशन होती है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद जो जीन होती है उनकी ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करती है फाइटोक्रोम। इसके अलावा भी जो मैकेनिज्म है फाइटोक्रोम का, इन स्टिल अदर केसेस द फोटोप्रोटीन ट्रिगर सिग्नलिंग पाथवे इन द साइटोसोल that alter the cell behavior without involving nucleus, कि जो फोटोप्रोटीन्स होते हैं ये ऐसे सिग्नलिंग पाथवे से साइटोसोल के अंदर उसके बिहेवियर को अल्टर करते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व ही नहीं होता, जो डायरेक्ट उसको इन्वॉल्व कर डायरेक्ट उसकी जो रेगुलेशन है उसकी जो सिग्नलिंग पाथवे उसको डायरेक्ट रेगुलेट करता है जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता। जब तुमने पहले दो केसेस में देखा है कि एक केस में तो डायरेक्ट फाइटोक्रोम न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट हो जाता है ऑटोफॉस्फोरिलेशन के बाद, और सेकंड फेज में कि लेटेंट जीन रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म के थ्रू साइटोप्लाज्म से सिग्नल ट्रांसलोकेट होता है न्यूक्लियस में तो जीन की ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होती है। बट इन दैट थर्ड केस जो फोटोप्रोटीन होती है वो सिग्नलिंग ट्रिगर करती है उसकी पाथवे में साइटोसोल के जरिए डायरेक्ट, जिसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्व मौजूद नहीं होती, वो साइटोसोल के थ्रू ही उसके बिहेवियर को अल्टर कर देता है। Although the phytochromes possess serine-threonine kinase activity, parts of their structure resemble the histidine kinase involved in bacterial chemotaxis. जैसे हमें पता है कि जो फाइटोक्रोम्स है इनके अंदर जो काइनेज एक्टिविटी है उसमें सेरीन थ्रियोनिन एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन ये जो फाइटोक्रोम्स का कुछ स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है जो बैक्टीरिया के अंदर जो कीमोटैक्सिस बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में जो इन्वॉल्व होता है उसकी हिस्टिडीन काइनेज से ये रिलेट करता है, रिजेंबल करता है। दिस फाइंडिंग सजेस्टेड, मतलब ये जो हिस्टिडीन की फाइंडिंग की जो रिजेंबलेंस है, दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट द प्लांट फाइटोक्रोम्स ओरिजिनली इवोल्व फ्रॉम बैक्टीरियल हिस्टिडीन काइनेजेस, कि जो प्लांट जो फाइटोक्रोम्स हैं बेसिकली इनकी जो एवोल्यूशन है वो बैक्टीरियल हिस्टिडीन काइनेजेस से हुई है, and only later in evolution altered their substrate specificity from histidine to serine threonine, कि एवोल्यूशन के बाद जस्ट इनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी चेंज हुई है कि हिस्टिडीन से वो कन्वर्ट हो गई है, वो शिफ्ट हो गई है सेरीन थ्रियोनिन में। रेड, ये तो रेड लाइट का था। प्लांट सेंस ब्लू लाइट यूजिंग फोटो प्रोटीन्स ऑफ टू अदर सॉर्ट्स, फोटोट्रोपिन एंड क्रिप्टोक्रोम्स। प्लांट ब्लू लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं फोटो प्रोटीन के जरिए। वो जो फोटो प्रोटीन जो प्लांट की ब्लू लाइट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो दो होती हैं, एक को कहते हैं फोटोट्रोपिन और दूसरों को कहते हैं क्रिप्टोक्रोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होती है एंड इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, और इसका जो मेन फंक्शन है वो फोटोट्रोपिज्म में का फंक्शन है। वो फोटोट्रोपिज्म का क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ प्लांट टू ग्रो टुवर्ड लाइट्स, कि लाइट की जो किसी भी प्लांट के अंदर जो एबिलिटी होती है जो ग्रो करने की लाइट की तरफ, उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। और इस एबिलिटी को, इस फोटोट्रोपिज्म के मैकेनिज्म को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करती है जो फोटोप्रोटीन्स हैं, उस फोटोप्रोटीन को कहते हैं फोटोट्रोपिन। Phototropin. Phototropism occurs by directional cell elongation, which is stimulated by auxin, but the links between phototropin and auxins are unknown. And the other one is cryptochromes. Cryptochromes are basically flavoproteins that are sensitive to light. ये flavoproteins हैं जो light sensitive proteins हैं. They are structurally related to blue light सेंसिटिव एंजाइम कॉल्ड फोटोलाइसिस। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है जो ब्लू लाइट सेंसिटिव एंजाइम में जिसको फोटोलाइसिस कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्रिप्टोक्रोम का जो स्ट्रक्चर है वो फोटोलाइसिस के बिल्कुल सिमिलर है। जबकि लेकिन फोटोलाइसिस का फंक्शन क्या है, फोटोलाइसिस का काम ये होता है कि दीज आर इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट मैमल, कि ये अल्ट्रावायलेट इंड्यूस डीएनए डैमेज में रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म में सिवाय मैमल्स के, जबकि क्रिप्टोक्रोम्स का काम ये नहीं है। अनलाइक फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स आर आल्सो फाउंड इन एनिमल्स,
द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ये फाइटोक्रोम्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन क्रिप्टोक्रोम्स एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। वेयर दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्काडियन क्लॉक, जो सर्काडियन क्लॉक होता है उसमें फाइटोक्रोम अपना रोल प्ले करते हैं। विच ऑपरेट मोस्ट सेल्स इन साइकिल विद अ 24 आवर रिदम। जो सर्काडियन रिदम जिसे कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर जो क्लॉक, बायोलॉजिकल जो क्लॉक डेवलप हो जाता है, और उस बायोलॉजिकल क्लॉक की जो डेवलपमेंट में जो मेन रोल प्ले करता है, वो क्रिप्टोक्रोम्स अपना रोल प्ले करते हैं। Although cryptochromes are thought to have evolved from photolysis, जैसे कि हमें पता है कि ये जो क्रिप्टोक्रोम्स सिमिलरिटी इनकी स्ट्रक्चर की फोटोलाइसिस के साथ, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि फोटोलाइसिस का काम किया है डीएनए रिपेयर में, लेकिन जो क्रिप्टोक्रोम्स हैं दे डू नॉट हैव अ रोल इन अ डीएनए रिपेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज होमियोडोमेन्स और होमियोबॉक्सेस। बेसिकली व्हाट आर होमियोडोमेन्स? Any of various DNA sequences containing about 180 न्यूक्लियोटाइड, किसी भी जो डीएनए सीक्वेंस हो जिसमें 180 न्यूक्लियोटाइड्स पर जो मुश्तमिल हो, कोई सीक्वेंस जिसको इनकोड करता हो, और वो इनकोड 60 अमाइनो एसिड को इनकोड करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? होम्योडोमेन्स और होम्योबॉक्सेस। ये जो होम्योडोमेन्स या होम्योबॉक्सेस होते हैं, दीज फाउंड इन प्रोटीन्स दैट बाइंड डीएनए। ये उन प्रोटीन्स में पाया जाता है जो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं एंड रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। जो जो स्पेसिफिक जीन होती हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जीन्स containing homeoboxes are found in all यूक्रियोटिक जीनोम। जितने भी ये जो होम्योबैक वो जीन्स जिनमें होम्योबॉक्सेस पाए जाते हैं, तमाम यूक्राटिक जीनोम में पाए जाते हैं, एंड एसोसिएटेड विद सेल डिफरेंशिएशन। और इनका जो काम क्या है, इनका काम ये है कि ये सेल डिफरेंशिएशन में अपना रोल प्ले करते हैं, और एंड बॉडीली सेगमेंटेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जैसे ही एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है, तो उस वक्त ये जो होम्यो डोमेन्स होती हैं उसकी जो बॉडी की जो सेगमेंटेशन है उसमें अपना प्रॉपर रोल प्ले करते हैं।